नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। वक्त हो चला है 9 बजे की 9 ब्रेकिंग का टॉप। पहली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को पीएम संग्रहालय का होगा उद्घाटन। बड़ी और अहम जानकारी है, हम आपको बता रहे दिल्ली से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संग्रहालय का उद्घाटन, तो वही आपको बता दें कि अमृत महोत्सव के उत्सव के दौरान ये उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही आपको बता दें कि पीएम को मिलेगा पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। वही 24 अप्रैल को पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे दिल्ली से जहां 14 अप्रैल को पीएम संग्रहालय का होगा उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि अमृत महोत्सव के उत्सव के दौरान ये उद्घाटन किया जाएगा और पीएम को मिलेगा पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो 24 अप्रैल को पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को पीएम को मिलेगा पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 14 अप्रैल को पीएम संग्रहालय का उद्घाटन होगा और इस संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो अमृत महोत्सव के उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को पीएम संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे और पीएम को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भी दिया जाएगा। और 24 अप्रैल को पीएम को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से जहां 14 अप्रैल को पीएम संग्रहालय का होगा उद्घाटन। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे और अमृत महोत्सव के उत्सव के दौरान पीएम संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही पीएम को मिलेगा पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार और 24 अप्रैल को उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चौदह अप्रैल को पीएम संग्रहालय का होगा उद्घाटन। आपको बता दें कि अमृत महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे और 24 अप्रैल को पीएम को मिलेगा पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। 24 अप्रैल को पीएम को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो पहली और बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे जो 14 अप्रैल को पीएम संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें कि अमृत महोत्सव के उत्सव के दौरान पीएम संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा आपको यह भी जानकारी दे दें कि पीएम को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा और 24 अप्रैल को पीएम को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे और अमृत महोत्सव के उत्सव के दौरान इस संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि 24 अप्रैल को पीएम को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी में आपको बता रहे दिल्ली से जहां 14 अप्रैल को पीएम संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके अलावा 24 अप्रैल को पीएम को पहला लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो 24 अप्रैल को लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो वही 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे और अमृत महोत्सव उत्सव के दौरान संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा। तो पीएम को मिलेगा पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। 24 अप्रैल को पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। रुक कर लेते दूसरी बड़ी खबर की ओर। दूसरी बड़ी और अहम जानकारी जहां गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा गुरुग्राम कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। 14 अप्रैल को कार्यालय का उद्घाटन करेंगे जेपी नड्डा। तो आपको बता दें कि
गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा गुरुग्राम कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और 14 अप्रैल को कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी जो आपको बता दें कि गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो गुरुग्राम में कार्यालय का उद्घाटन करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यालय का उद्घाटन 14 अप्रैल को किया जाएगा। तो 14 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुग्राम कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बढ़ते थे तीसरी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से जहां रोपवे दुर्घटना के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की गई है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने यह एडवाइजरी जारी की है जहां सुरक्षा को ऑडिट करने के लिए योग्य फर्म की हो नियुक्ति। तो ये आपको बता दें कि रोपवे परियोजनाओं के संचालन का ईमानदारी से हो पालन, ये भी एडवाइजरी में जारी किया गया है। तो रोपवे दुर्घटना के मद्देनजर अब गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में बताया गया कि सुरक्षा को ऑडिट करने के लिए योग्य फर्म की नियुक्ति हो और साथ ही ये भी कहा गया है कि रोपवे परियोजनाओं के संचालन का ईमानदारी से हो पालन। रोपवे दुर्घटना के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने जारी की है एडवाइजरी। आपको बता दें कि सुरक्षा को ऑडिट करने के लिए योग्य फर्म की नियुक्ति, ऐसा भी इस एडवाइजरी में कहा गया और साथ ही साथ जारी की गई एडवाइजरी में यह भी कहा गया कि रोपवे परियोजनाओं के संचालन का ईमानदारी से हो पालन। तो रोपवे दुर्घटना के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। सुरक्षा को ऑडिट करने के लिए योग्य फर्म की नियुक्ति, रोपवे परियोजनाओं के संचालन का ईमानदारी से हो पालन। तो एडवाइजरी जारी की गई एडवाइजरी में बोला गया कि सुरक्षा को ऑडिट करने के लिए योग्य फर्म की नियुक्ति हो और साथ ही रोपवे परियोजनाओं के संचालन का भी ईमानदारी से पालन किया जाए। रुक रहे थे चौथी ब्रेकिंग का। चौथी बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से जहां पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होगी आज। तो ये आपको बता दें कि सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में होगी बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा और सुबह 11 बजे पंजाब सचिवालय में होगी बैठक। तो ये अहम जानकारी चंडीगढ़ से आपको बता दें कि पंजाब कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी जहां सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में ये बैठक की जाएगी। तो ये आपको बता दें कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और सुबह 11 बजे पंजाब सचिवालय में ये बैठक होगी। फिर बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से पंजाब कैबिनेट की आज अहम बैठक सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में होगी। पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक, आपको बता दें कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और सुबह 11 बजे पंजाब सचिवालय में ये बैठक होगी। सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में आज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही आपको बता दें कि सुबह 11 बजे पंजाब सचिवालय में होगी बैठक। तो इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और पंजाब कैबिनेट की आज अहम बैठक लेंगे सीएम भगवंत मान। बढ़ते पांचवी खबर की ओर। पांचवी बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से जहां मेले में प्रसाद में मिलाकर पिलाया नशीला पदार्थ। फ्रूटी में नशीला पदार्थ, आपको बता दें कि मंदिर में प्रसाद में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया। तो ये आपको ये भी जानकारी दी कि फ्रूटी में नशीला पदार्थ मिलाकर फ्रूटी लोगों को पिलाई गई। 28 लोगों की इस दौरान हालत बिगड़ गई और 8 से 10 बच्चे भी इसमें शामिल है। तो गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मेले में प्रसाद में मिलाकर पिलाया नशीला पदार्थ। फ्रूटी में नशीला पदार्थ मिलाकर लोगों को पिलाया गया और इस दौरान 28 लोगों की
अब हालत बिगड़ गई है। इसमें 8 से 10 बच्चे भी शामिल हैं। तो मेले में प्रसाद में मिलाकर पिलाया नशीला पदार्थ, फ्रूटी में नशीला पदार्थ मिलाकर लोगों को पिलाया गया और इस दौरान 28 लोगों की हालत बिगड़ गई है। वही आपको बता दें कि 8 से 10 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। रुक करते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी, जहां दिल्ली एनसीआर में फिर पैर पसार रहा कोरोना के केस मिले पर कई स्कूलों को किया गया बंद। डीपीएस नोएडा स्कूल में 8 बच्चे हुए कोरोना संक्रमित। गाजियाबाद में 10वीं का छात्र मिला कोरोना पॉजिटिव, अगले आदेश तक जयपुरिया स्कूल भी बंद। तो दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि पिछले 3 से 4 दिनों में करीब आधा दर्जन स्कूलों में कोरोना के नए मामले आने के बाद उन्हें बंद करने की नौबत आ गई है। तो बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर जाने के बाद से स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ खोला गया है और इसके साथ ही इन्फेक्शन के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं और अब डीपीएस नोएडा के 8 बच्चों में कोरोना के नए मामले पाए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में फिर पैर पसारता नजर आ रहा है कोरोना। आपको बता दें कि कोरोना के केस मिलने पर कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है और डीपीएस नोएडा स्कूल में 8 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो वही गाजियाबाद में 10वीं का एक छात्र भी कोरोना संक्रमित पाया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि अगले आदेश तक जयपुरिया स्कूल को बंद कर दिया गया है क्योंकि स्कूलों में कई बच्चे संक्रमित पाए जा रहे हैं। ऐसे में कई स्कूल ऐसे हैं जिनको फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो वही डीपीएस नोएडा के भी 8 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा गाजियाबाद में 10वीं का छात्र भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। जहां तीसरी लहर के जाने के बाद स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ खोला गया था, लेकिन एक बार फिर से स्कूलों में कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीते 3 से 4 दिनों में आधा दर्जन से ज्यादा स्कूलों में जो है छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद स्कूलों को बंद किया गया है। तो ये अगले आदेश तक जयपुरिया स्कूल भी बंद कर दिया गया है। डीपीएस नोएडा में भी 8 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा गाजियाबाद में एक 10वीं कक्षा का छात्र भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। तो कोरोना केस मिलने के बाद कई स्कूलों को बंद किया गया है। वहीं डीपीएस नोएडा स्कूल में 8 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा गाजियाबाद में 10वीं का छात्र कोरोना पॉजिटिव मिला और अगले आदेश तक जयपुरिया स्कूल को भी बंद किया गया है। तो स्कूलों में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता दिख रहा है। पिछले 3 से 4 दिनों में करीब आधा दर्जन स्कूलों में कोरोना के नए मामले आने के बाद उन्हें बंद करने की नौबत आ गई है और बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर जाने के बाद से स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ खोला गया है और इसके साथ ही इन्फेक्शन के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब डीपीएस नोएडा के 8 बच्चों में कोरोना के नए मामले पाए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में फिर पैर पसार रहा है कोरोना। रुक रहे थे साथ ही बड़ी खबर का, देश में फिर से बढ़ रहे कोरोना के केस। 796 कोरोना के केस सामने आए हैं और 19 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। आपको बता दें 946 लोगों ने कोरोना को मात दिया। हालांकि कोरोना का रिकवरी रेट भी देश में अब 98.76% के पार पहुंच गया। तो वही देश में कोरोना के 10,889 केस इस वक्त एक्टिव है। तो देश में फिर कोरोना के केस बढ़ते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 796 कोरोना के नए संक्रमितों की पुष्टि हुई और इसके अलावा 19 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। वही अगर बात करें कोरोना के रिकवरी रेट की, तो बीते 24 घंटे में 946 लोगों ने कोरोना को मात दी और कोरोना का रिकवरी रेट भी अब 98.76% के पार पहुंच गया है। तो देश में इस वक्त 10,889 केस एक्टिव है। देश में फिर एक बार कोरोना के पैर पसारते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 796 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है और 19 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। वही बात करें अगर
ठीक हुए लोगों की, तो 946 लोगों ने कोरोना को बीते 24 घंटे में मात दिया और इसी के साथ कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.76% के पार पहुंच गया है। तो कोरोना में लगातार जो है कोरोना के पहले मामलों में गिरावट देखी जा रही थी। अगर बात करें कि प्रदेश के कोरोना रिकवरी की, तो हरियाणा में फिर कोरोना जो है बढ़ता नजर आ रहा है। एक दिन में 139 नए मामले सामने आए हैं, 70 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते किसी की भी मौत नहीं हुई। हालांकि प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.87% के पार पहुंच गया है। वहीं अगर बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में कोरोना के 189 नए मामले मिले हैं। फरीदाबाद में 8, सोनीपत में 7, पंचकुला में 2 और रोहतक में 1 केस मिला है। तो हरियाणा में भी अब दोबारा कोरोना जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में 139 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। हालांकि बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई। तो वही गुरुग्राम में कोरोना के 189 नए संक्रमित पाए गए हैं। तो वही अगर बात करें कोरोना के रिकवरी रेट की, तो कोरोना का रिकवरी रेट भी अब 98.87% के पार पहुंच गया है। रुक करते नवी बड़ी खबर की ओर। यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी। कीव और बस्ता में मिले 720 शव। ओब्लास्ता में आपको बता दें कि 200 लोगों के लापता होने की खबर है। वहीं पुतिन ने पश्चिमी देशों की चेतावनी दी है। पश्चिमी देशों के दखल दिया तो गंभीर अंजाम होंगे। यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। कीव ओब्लास्ट में 720 शव मिले हैं। इसके अलावा ओब्लास्ट में 200 लोगों के लापता होने की भी खबर है और पुतिन ने पश्चिमी देशों को भी चेतावनी दी है। पुतिन ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि पश्चिमी देशों ने अगर दखल किया तो गंभीर अंजाम होंगे। तो कीव और बस्ता में मिले 720 शव। आपको बता दें कि 200 लोगों के लापता होने की भी खबर है और इसके अलावा पुतिन ने पश्चिमी देशों को भी चेतावनी दी है। तो यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है और इस जंग के दौरान कीव ओब्लास्ट में 720 शव मिले हैं। तो साथ ही ओब्लास्ट में 200 लोगों के लापता होने की भी खबर है और पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि पश्चिमी देशों ने अगर दखल दिया तो गंभीर अंजाम होंगे। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी और इस जंग के दौरान कीव में 720 लोगों के शव मिले हैं। तो वही 200 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है और इस दौरान पुतिन ने भी पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है। पुतिन ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पश्चिमी देशों ने दखल दिया तो गंभीर अंजाम होंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए पुतिन ने भी कहा है कि अगर पश्चिमी देशों ने दखल दिया तो गंभीर अंजाम होंगे। तो वही इस जंग के दौरान कीव के ओब्लास्ट में 720 शव मिले हैं। रुक करते खबरों का। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने अखंड भारत यात्रा को हरी झंडी दिखाई। तो ये आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इंडियन मीडिया सेंटर की तरफ से ये यात्रा करवाई जा रही है जिसमें 131 बेटियों ने हिस्सा लिया है। साथ ही कहा कि यात्रा के जरिए समाज जागरण का संदेश दिया जाता है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 18 अप्रैल को सोनीपत में अखंड भारत यात्रा समाप्त होगी। तो चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने अखंड भारत यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। तो ये आपको बता दें कि इस यात्रा में 131 बेटियों ने हिस्सा लिया है। साथ ही सीएम ने कहा कि ये यात्रा
इंडियन मीडिया सेंटर की तरफ से करवाई जा रही है और इस यात्रा के जरिए समाज जागरण का संदेश दिया जाता है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 18 अप्रैल को सोनीपत में अखंड भारत यात्रा समाप्त होगी। बहुत ही प्रसन्नता का ये विषय है कि इंडियन मीडिया सेंटर की ओर से और ये यात्रा इस बार ही नहीं तो बल्कि लगातार 2013 से ये यात्रा चल रही है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये 10वां एक प्रकार का यात्रा का ये दल है जो सारे देश भर में यात्रा करने वाला है। और ये भी अच्छी बात है कि हर बार इस यात्रा के माध्यम से कोई ना कोई समाज जागरण का कोई एक संदेश ये भी दिया जाता है। इस बार का थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अंतर्गत अखंड भारत संदेश यात्रा ये जो रखा गया है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इवेंट्स बहुत प्रकार के होते हैं, चाहे छोटा इवेंट हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के को देख करके ही उस इवेंट का महत्व ये बनता है। आखिर ये उद्देश्य एक बहुत अच्छा बड़ा उद्देश्य है। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि पिछली 10 यात्रा यानी आज से मिला करके 10वीं यात्रा है। इसमें से 2 या 3 यात्राओं में पहले भी मुझे आपके साथ एक प्रकार से थोड़ा समय बिताने का जो अवसर मिला, वो लगातार यादें भरी हुई हैं और इसी प्रकार से आप जीवन में सफलता प्राप्त करते रहें, नए संदेश देते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी यात्रा की शुभ यात्रा की मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने फसल खरीद को लेकर कहा कि मंडियों में किसानों को खरीद को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही। शुक्रवार तक 2000 से ज्यादा किसानों को उनकी फसल का पैसा भी ट्रांसफर कर दिया गया है। दुष्यंत ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि मंडी व्यवस्था को मजबूत किया जाए और पूरी फसल एमएसपी पर खरीदी जाए। खुशी के साथ क्योंकि 12 दिन से प्रोक्योरमेंट चल रही है। एक चीज की विपक्ष आज मंडियों की अव्यवस्था के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि व्यवस्था बहुत अच्छी है। 11 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं कल तक आ चुकी थी। 4 लाख से ज़्यादा मेट्रिक टन गेहूं गोदाम में पहुंच गई थी। कहीं भी आज उस चीज़ की दिक्कत नहीं है। मंडी के अंदर सुविधाएं किसानों को मिले, ये पूरी तौर पर सरकार ने अपनी दिशा निर्देश दे रखे और एमएसपी के ऊपर एक एक दाना खरीदा जाए। और साझा करते हुए खुशी होती है कि सरसों का एक दाना भी सरकार के खाते में नहीं बेच के गया, क्योंकि वो 1500 से 2000 रुपये ज़्यादा भाव तक में मंडी को। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पहली कक्षा में एडमिशन आरटीई के तहत किए जाएंगे और जिन अभिभावकों की आमदनी कम है उनके बच्चों को भी पहली कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा से एडमिशन देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 134 में तबादलियां करवाई गई हैं। अब हर साल 134 के तहत हर साल एक कक्षा को खत्म किया जाएगा, जिसके तहत आने वाले 12 सालों में 134 पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हम सारे एडमिशन जो है आरटीई में करेंगे, तो उसमें हमने जो निर्णय लिया वो था पहली क्लास का, कि पहली क्लास के जो एडमिशन हम करेंगे वो आरटीई के माध्यम से करेंगे और 25% बच्चों को उसमें हम मौका देंगे कि जो गरीब बच्चे हैं, जिनके अभिभावक गरीब हैं, तो अगर वो हमें अप्लाई करेंगे और हम उनके नजदीक के जो भी स्कूल हैं 25% बच्चों को वहां पे मौका देंगे, उनकी फीस सरकार देगी। तो पूरा विचार करते हमने विचार किया कि जो एक पहली क्लास में तो हम एडमिशन अब की बार करेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही समाप्त होता जाएगा। अगले साल हम दूसरी क्लास करेंगे तो उसको फिर हम इसमें नहीं लेंगे, फिर तीसरी करेंगे तो उसमें। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।